हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर एंड दैट न्यू चैप्टर इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हम क्या क्या सीखेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। इसके बाद में हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक और मेथड से फाइंड करेंगे, दैट इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और थर्ड थिंग इज़ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके सिवा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सीखेंगे इस चैप्टर में, जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य ने फार्मूला दिया था। ओके जी, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और इस फार्मूले की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। फिर हम लास्ट में इस चैप्टर में नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। तो ये थी कुछ मेन चीज़ें जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स लीनियर होती हैं, क्वाड्रेटिक होती हैं, क्यूबिक होती हैं। फॉर एग्जांपल x+2 = 0 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, सॉरी x+2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। x² - 3x + 2 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x³ - 2x + 5 ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, सो ये लीनियर कहलाती है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, सो ये क्वाड्रेटिक कहलाती है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, सो ये क्यूबिक कहलाती है। ठीक है जी। यहाँ आप देखें x⁻1 है, मतलब डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर है। यहाँ आप देखें x⁻2 है, मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पार्ट 2 है, सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं। तो आपने इससे पहले क्लास में जब पॉलिनोमियल्स पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स डिग्री के बेसिस पर अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ होती हैं लीनियर, कुछ होती हैं क्वाड्रेटिक, कुछ होती हैं क्यूबिक। तो ये आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पहले से ही पढ़ रखा है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर आप a की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 0 × x² 0 बन जाएगा और फिर ये सिर्फ bx + c बचेगा। मतलब अगर bx + c बचा तब तो x⁻1 है ना, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो जनरल फार्मूला है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज़ ax² + bx + c, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। बाकी जो यहाँ पर a हैं और b हैं और c हैं, ये सब के सब कुछ रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है जी। ओके, माना जाता है कि बेबीलोनियंस जो थे वो दे वर द फर्स्ट हु फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक और मैथमेटिशियन है जिनका नाम है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने एक फार्मूला बनाया था और इस फार्मूले से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। हम इस चैप्टर में उस फार्मूले को भी पढ़ेंगे भी। ठीक है, जिसे हम श्रीधराचार्य फार्मूला बोल रहे हैं, इसी फार्मूले को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी पहले हम जान लेते हैं कि उनका जनरल फार्मूला क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फार्मूला ax² + bx + c = 0 होगा, जहाँ a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। यहाँ a और b और c रियल नंबर्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। फॉर एग्जांपल 3x² + 8x + 1 = 0 है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन के लिए आप देखिए इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, और क्वाड्रेटिक के लिए आप देखिए कि इस इक्वेशन में कोई वेरिएबल यूज़ हुआ होगा। आप देखें ध्यान से, x वेरिएबल यूज़ हुआ है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो जो वेरिएबल है इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, आप यहाँ देखें, यहाँ x⁻1 है
और यहाँ x की पावर 2 है। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, इस बड़ी पावर को हम डिग्री बोलेंगे। मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है। तो जब किसी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। एक और एग्जांपल देखिए, x² - 300 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन के लिए आप देखिए इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, मतलब ये इक्वेशन है। फिर आप देखें इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो x है। x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, क्योंकि बाकी तो x यहाँ पर यूज़ ही नहीं हुआ है। तो जो सिंगल एक पावर है वो भी 2 है और मैक्सिमम पावर भी इसकी 2 ही है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके जी, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसा बताने वाला हूँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूँ x + 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आप देखें ये इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ x की पावर 1 है, सो दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। अगर हम लिखें x³ - 3x² - 8 इज इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन तो है, लेकिन क्योंकि x की पावर 3 है, वेरिएबल की पावर 3 है, सो इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, तो चलिए चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर में। हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर में कुछ इक्वेशंस देखने वाले हैं। हमें चेक ये करना होगा कि जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी NCERT की एक्सरसाइज नंबर 1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें चेक ये करना होगा कि अगर वेरिएबल की पावर 2 होगी, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर अगर 2 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। तो आप फर्स्ट प्रॉब्लम को ज़रा सॉल्व करो। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए, आप डायरेक्ट मत देखिए कि x की पावर 2 लिखी है सो ये क्वाड्रेटिक होगी। हो सकता है सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये क्वाड्रेटिक मिले और हो सकता है ना मिले। लेट्स सॉल्व। x + 1 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 × x - 3। x + 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे। आपको पता होगा होल स्क्वायर खोलने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं इसे ओपन करने के लिए। तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बताता है कि पहले a का स्क्वायर करिए, फिर आप लास्ट में b का स्क्वायर करिए, फिर a और b को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो a और b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab आएगा। देखिए 2ab ऐड कर दिया गया है। इसी तरह से इसको ओपन करिए, पहले x का स्क्वायर करिए, फिर 1 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है जी। फिर x को और 1 को और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को और 1 को और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x × 1 x हो जाएगा, x × 2 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा 2x। इन्हें ऐड कर लीजिए, इज इक्वल्स टू 2 × x हो जाएगा 2x, 2 × 3 हो जाएगा -6। अब आप लिखिए x², इस 2x को इधर लाएंगे आप, तो जब ये इधर आएगा तो बन जाएगा -2x, 2x - 2x 0 हो जाएगा, मतलब 2x कैंसिल हो गया। 6 को इस तरफ लाएंगे तो ये +6 हो जाएगा, 1 और +6 हो जाएगा 7। तो x² + 7 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है, ये x यूज़ हुआ है। x की जो बड़ी पावर है वो क्या है, 2 है। तो क्योंकि x की पावर 2 है सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो हम लिख देंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनॉमियल तो ये तब होती जब इक्वल का सिंबल ना लगा होता, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब उठाते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल, और सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, चलिए सेकंड को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड है x² - 2x इज इक्वल्स टू -2 × 3 - x। x² - 2x तो पहले से ही सिंप्लीफाइड है। यहाँ -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 मिलेगा, -2 को -x से करेंगे तो +2x हो जाएगा, बिकॉज माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है। ओके, अब आप क्या करेंगे, x² लिखिए, उस +2x को इधर ले आइए, तो ये -2x और वो इधर आकर बन जाएगा -2x, -6 लेफ्ट साइड में जाकर +6 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। x² - 2x हो जाएगा -4x, +6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब आप देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, x है। x की एक पावर 1 है, एक पावर 2 है। क्योंकि x की जो बड़ी पावर है वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए, और हमारे पास और भी प्रॉब्लम्स हैं। ये हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को चेक कर लिया है, ये दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे। नाउ वी हैव थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम ऑल्सो। देखते हैं, पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग we will come to know whether they are quadratic or not.
सिंप्लीफाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 से करेंगे x आ जाएगा, -2 को x से करेंगे तो -2x हो जाएगा, -2 को 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। राइट साइड में x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो 3x, 1 को x से करेंगे तो -x, 1 को 3 से करेंगे तो -3, बिकॉज ये माइनस है वो प्लस है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब आप देखें एक्स स्क्वायर इस तरफ कैंसिल हो जाएगा, आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। या सोचिए अगर एक्स स्क्वायर को आप भेज देंगे लेफ्ट साइड में तो ये इधर आकर बन जाएगा -x², फिर x² माइनस एक्स को कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप क्लियर है आपको। अगर क्लियर नहीं तो ये देख लीजिए, x², इन दोनों को, बिकॉज दोनों नंबर का साइन डिफरेंट है सो आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे। ये है 1x और ये है -2x, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा -1x। -1x को आप सिर्फ -x लिख सकते हैं। इधर x² प्लस 3x में से 1x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बचेगा 2x -3। अब इन सारे नंबर्स को भेज दीजिए इस तरफ, तो ये हो जाएगा x² -x -2। जब ये इस तरफ नंबर आएंगे तो साइन चेंज कर लेंगे, -x² -2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो देख लीजिए कैंसिल हो गए। अब -x और -2x मिलकर बन जाएंगे -3x, -2 और +3 बन जाएंगे 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन तो है, लेकिन x की पावर देख लीजिए 1 है, x की जो पावर है 1 है, मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 है, 2 नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो लीनियर इक्वेशन है। तो आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए अब सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू x इंटू x + 5। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू x इंटू x + 5। x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो 2x² हो जाएगा, x को करेंगे 1 से तो x हो जाएगा, -3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x हो जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, x इंटू x x², x इंटू 5 5x। ठीक है जी, अब आप इन नंबर्स को इस तरफ ले आइए, 2x², x -6x हो जाएगा -5x। इन दोनों नंबरों का साइन डिफरेंट है, उससे ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ये 1x है और ये 6x है, 1 और 6 सब्ट्रैक्ट होकर 5 आते हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद बिगर नंबर का साइन पुट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ माइनस पुट किया है, क्योंकि ये बिगर नंबर है, इसी का साइन पुट कर दिया है मैंने, -3। इन नंबर्स को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -x² -5x इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, 2x² -x², ये सब्ट्रैक्ट होंगे, बचेगा x², -5x और -5x होता है -10x, ये है -3 इज इक्वल्स टू 0। आप देखें ये आपके पास इक्वेशन है, यहाँ x की पार्ट 2 है, मतलब वेरिएबल की पार्ट 2 है, तो अगर वेरिएबल की पार्ट 2 है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पार्ट 2 होती है, तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट को तो देख लिया है, अब बारी है फिफ्थ पार्ट को देखने की और सिक्स्थ पार्ट को देखने की। चलिए चेक करिए फिफ्थ पार्ट क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर दीजिए और ख़ुद से ट्राई करिए इसको समझने की। ओके, फिर मैच करिए कि मेरा आंसर और आपका आंसर मैच करता है या नहीं। 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल्स टू x + 5 इंटू x - 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 2x इंटू दिस विल बिकम 2x², 2x इंटू दिस इट इज़ -6x, -1 इंटू दिस -x, -1 इंटू -3 इट विल बिकम +3, x इंटू x x², x इंटू 1 -x, बिकॉज ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, प्लस 5 इंटू x ये हो जाएगा 5x, प्लस 5 इंटू -1 ये हो जाएगा -5। अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, फिर इन नंबर्स को इधर भेज दीजिएगा, 2x² -6x -x हो जाएगा -7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x², इन्हें सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 4x - 5, तो 2x² -7x प्लस 3, इन नंबर्स को इधर भेज देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 4x इस तरफ आएगा तो -4x हो जाएगा, -5 इधर आएगा तो ये +5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप देखें 2x² - x² होता है x², -7x -4x होता है -11x, प्लस 3 + 5 होता है 8। आप देखो ये है इक्वेशन, इस इक्वेशन में x की पावर मतलब वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ी पावर अगर 2 होती है तो हम बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ओके जी, फिफ्थ पार्ट भी हमने कर लिया। चलिए अब ट्राई करते हैं सिक्स्थ पार्ट। लेट अस ट्राई सिक्स्थ पार्ट। ओके सी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ये तो पहले से ही सिंप्लीफाइड है, आपको इसे सिंप्लीफाइड करना है तो आप फॉर्मूले से ओपन कर लो। अगर आप फॉर्मूले में कंफ्यूज हो तो आप इसको यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख दीजिए, स्क्वायर है ना इसलिए इसको 2 बार लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है, आप भूल गए हो तो ऐसा कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू 2 हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। ओके जी, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद इन नंबर्स को इधर भेज दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, माइनस 2x होता है माइनस 4x प्लस 4। और आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इन सारे नंबर्स को भेज दीजिए लेफ्ट साइड में। जब ये उधर जाएंगे तो अपना साइन चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस बन जाएगा, माइनस 4x इस तरफ आकर प्लस बन जाएगा, और प्लस 4 इधर आकर माइनस बन जाएगा। अब इक्वल के इस तरफ कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, 3x प्लस 4x 7x हो गया, और 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखें इस इक्वेशन में x की पावर 1 तो है लेकिन x की पावर 2 नहीं है, मतलब सबसे बड़ी पावर 1 ही है। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने शॉर्ट पे लिखा है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो आपने देखा हमने 6 पार्ट सॉल्व किए हैं और इसमें हमें कुछ मिली हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कुछ नहीं मिली हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आप किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। अगर वो 2 से कम है तब भी वो क्वाड्रेटिक नहीं है, और 2 से ज़्यादा है तब भी वो क्वाड्रेटिक नहीं है। अब देखते हैं सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में लिखा हुआ है x प्लस 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, इस क्यूब को सॉल्व करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो एक आइडेंटिटी देख लीजिए, a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले को की हेल्प से आप इसको ओपन कर सकते हो। देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर दो नंबरों को ऐड करने के बाद आप क्यूब लगा देंगे तो पहले फर्स्ट नंबर का क्यूब लिखेंगे, a है a का क्यूब लिख देंगे, फिर सेकंड नंबर का क्यूब लिखेंगे, b का क्यूब लिख देंगे, फिर प्लस 3 करेंगे, और प्लस 3 करने के बाद में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लिख देंगे, और सेकंड नंबर को एज इट इज़ लिख देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, फिर लिखेंगे प्लस 3, और इस बार फर्स्ट नंबर को लिखेंगे बिना स्क्वायर के, और सेकंड नंबर को स्क्वायर से लिख देंगे, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही सेम हमें x प्लस 2 में करना है। तो जैसे हमने इसको ओपन किया वैसे इसको ओपन करते हैं, पहले फर्स्ट नंबर का क्यूब करेंगे, फिर सेकंड नंबर का क्यूब करेंगे, फिर प्लस 3 लिखेंगे और फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड नंबर से, फिर प्लस लिखेंगे, 3 लिखेंगे और फर्स्ट नंबर लिखेंगे, और इस बार सेकंड नंबर का स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे। ये सब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रहेंगे, ये सब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रहेंगे। राइट साइड में 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x क्यूब मिल जाएगा, 2x को -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -2x मिल जाएगा। ओके, इधर देख लीजिए ये x क्यूब है, इसे सॉल्व करने पर 8 आ गया है, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर का मतलब 4 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, तो यहाँ 12x आ जाएगा। इन नंबर्स को भेज दीजिए लेफ्ट साइड में, तो ये इधर आकर अपना साइन चेंज कर लेंगे, -2x बन जाएगा पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव था इधर आकर नेगेटिव बन जाएगा। x क्यूब -2x क्यूब मिलकर बन जाएंगे -x क्यूब, 6x स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज और कोई इसका वाला नंबर है नहीं, 12x और 2x मिलकर बन जाएंगे 14x, और 8 तो 8 ही रहेगा। ओके, आप देखें ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो x की सबसे बड़ी पावर है, x की यहाँ पावर तो 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो x की सबसे बड़ी पावर मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 हो गई, तो इसलिए ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लिखोगे, सॉरी ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप लिखोगे दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए अब करते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है x क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि बिना सॉल्व किए हुए बताइए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो शायद आप बोल दो कि नो 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 इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें x क्यूब लगा हुआ है।
लेकिन आपको इतनी जल्दी जज नहीं करना है, पहले आपको सॉल्व करना है देन बताना है। तो चलिए, अभी तो आपको देखने में भले ही लग रहा हो ये कि क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन शायद सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक बन जाए। कैसे बनेगी देखते हैं। फर्स्ट जो लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है इसको हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस तरफ x माइनस 2 का होल क्यूब सॉल्व करेंगे। आपको एक आइडेंटिटी मालूम होगी, अगर नहीं मालूम है देख लीजिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। मतलब क्या करेंगे, अगर दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में होल क्यूब लग जाएगा तो पहले फर्स्ट नंबर का क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस सेकेंड नंबर का क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस 3 लिखेंगे और फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लिखेंगे और सेकेंड नंबर को एज इट इज़ लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। फिर प्लस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फर्स्ट नंबर लिखेंगे और सेकेंड नंबर का स्क्वायर करेंगे। मतलब ये आइडेंटिटी a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी से मिलती जुलती है। a प्लस बी के होल क्यूब में ये सारे साइन पॉजिटिव थे, यहाँ बीच में 2 नेगेटिव आ जाते हैं माइनस वाले में। ठीक है, ओपन करते हैं। तो पहले x का क्यूब आएगा, फिर माइनस 2 का क्यूब आएगा, फिर माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर आएगा और 2 को एज इट इज़ लिखना है, फिर प्लस 3 लिखना है, यहाँ स्पेस का मतलब नीचे लेता हूँ, प्लस 3 लिखेंगे इंटू एक्स लिखेंगे और 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है जी, चलिए ये फॉर्मूला है, हम इसके नीचे आते हैं। एक्स क्यूब कॉपी करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिखेंगे, माइनस 2 क्यूब का मतलब 8 होता है, क्योंकि 2 क्यूब के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे आप, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पे देख लीजिए 8 आ जाएगा। ठीक है जी, 6 मत ले आइएगा, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट कर देते हैं, 2 3 से 6 कर देते हैं, आप ऐसा काम मत करिएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। 3 इंटू 4 12 होता है, 12 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा। अब आप देखें एक्स क्यूब इस तरफ भी, एक्स क्यूब इस तरफ भी कैंसिल हो गया। ठीक है जी, कन्फ्यूज़ हो तो अभी मैं आपको पूरा ही सोल्यूशन दिखा देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप इन नंबर्स को भेज दो इस तरफ, एक्स क्यूब जाएगा लेफ्ट साइड में तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस 8 जाएगा लेफ्ट साइड में तो प्लस 8, माइनस 6x स्क्वायर जाएगा तो बनेगा इतना और ये बनेगा इतना इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर तो बना 2x स्क्वायर, माइनस एक्स और माइनस 12x बन गया माइनस 13x, प्लस 1 और प्लस 8 बन गया प्लस 9। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में x की पावर 2 है, मतलब जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो हमने फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया है और फर्स्ट पार्ट में देखा है कि बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी थी जो कि क्वाड्रेटिक थी और बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी थी जो कि क्वाड्रेटिक नहीं थी। और ये भी आपने सीखा कि किसी भी इक्वेशन को देखते ही मत जज करिएगा कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तभी जज करिएगा। चलिए अब इसके आगे हम इक्वेशंस फॉर्म करना सीखते हैं। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स देने वाला हूँ, इन स्टेटमेंट्स में आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी होंगी। तो पहला मैं लिख देता हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर plot is 528 meter square. The length of plot, मीटर में लेनी है आपको ये लेंथ, is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ओके, तो देख लीजिए आपके सामने प्रॉब्लम है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट इस शेप में होता है। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, ओके, एरिया 528 है रेक्टेंगल का और लेंथ और ब्रेथ कुछ होंगी, उन्हें हम कुछ अज्यूम करेंगे। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth. लेंथ ऑफ प्लॉट, ये जो लेंथ है ये ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेथ को x मान लेते हैं।
अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस ब्रेथ का ट्वाइस कर दीजिए तो ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ हो जाएगा 2x, और इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 मोर। ठीक है, समझ गए ना। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले आप उल्टा पढ़ा करें, ब्रेथ का क्या करना है, ट्वाइस करना है, तो ब्रेथ का ट्वाइस कर दीजिए। फिर क्या है, 1 मोर, इसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो अगर ब्रेथ है x तो लेंथ होगी 2x + 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2x + 1, बिकॉज दिया हुआ है कि लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा रहती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। देखिए, हमें सॉल्व भी नहीं करना है, हमें सिर्फ एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। हम इनको सॉल्व करना बाद में सीखेंगे। तो फिलहाल मैं सिर्फ इक्वेशन आपको दिखाता हूँ। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हो। तो चलिए, आपको एरिया की वैल्यू मालूम है, एरिया की वैल्यू है 528। तो आप एरिया की जगह लिख दीजिए 528, और लेंथ की जगह लिखिए 2x + 1, और ब्रेथ की जगह लिखिए x। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। 528 इज इक्वल टू 2x × x, 2x स्क्वायर, 2x × x, 2x × x हो गया x स्क्वायर, 1 × x हो जाएगा x। ठीक है जी, अब देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बस आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 2x स्क्वायर लिखेंगे आप, प्लस x लिखेंगे, इस 528 को ले आएंगे इस तरफ, -528 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इज इक्वल्स टू 0 को आप इधर लिखें या उधर लिखें, सेम बात होती है, आप यूँ भी लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करके दिखाना है, अभी हमें इनको सॉल्व नहीं करना है, हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती हैं। और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती हैं। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपको इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो पहले आप देखें कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। आपको इंटीजर्स मालूम है, 1 2 3 4 -1 0 6 7 8, ये सब इंटीजर्स के एग्जांपल्स हैं। फिर पॉजिटिव इंटीजर अगर चाहिए तो आप यहाँ से -0 को हटाइए और नेगेटिव नंबर्स को हटाइए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। मतलब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कैसे किन्हें बोलते हैं, 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव हैं, 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव हैं, 4 5 6 कॉन्जिक्यूटिव हैं, 8 9 10 कॉन्जिक्यूटिव हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और ये 2 नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ये भी कॉन्जिक्यूटिव हैं, ये 2 नंबरों के एग्जाम्पल हैं। अगर आपसे बोला जाए 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो इस तरह के एग्जाम्पल लेने हैं, 4 5 6 8 9 10। ठीक है, तो आप देखिए जब आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लोगे ना तो इनमें गैप 1 का रहता है। मतलब अगर फर्स्ट नंबर 1 है तो नेक्स्ट नंबर 1 + 1 2 होगा। अगर फर्स्ट नंबर 2 है तो नेक्स्ट नंबर 2 + 1 मतलब 3 होगा। अगर फर्स्ट नंबर 4 है तो नेक्स्ट नंबर 4 + 1 5 होगा, और उसका नेक्स्ट नंबर 5 + 1 6 होगा। तो आपने देख लिया कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलते हैं, और ये भी देख लिया कि इनमें 1 का डिफरेंस रहता है। तो अगर आपको ये बोला जाए कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको लेने हैं तो आप क्या ले सकते हो, एक नंबर x ले लो और एक नंबर x + 1 ले लो, क्योंकि नेक्स्ट नंबर उससे 1 बड़ा होगा। तो चलिए हम लिखते हैं लेट द 2 consecutive integers, sorry, positive integers be x and x + 1। एक को हमने x मान लिया है, अब नेक्स्ट इससे एक बड़ा होगा सो वो x + 1 होगा। अब हमें बोला यह गया है कि जो इन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है वो 306 है। प्रोडक्ट मीन्स अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें हम तो मिलेगा 306। ठीक है, जो उन्होंने बोला वो हमने यहाँ फॉर्म कर दिया, इसी से इक्वेशन बन जाएगी। x को x से मल्टीप्लाई करिए, x को 1 से मल्टीप्लाई करिए, इज इक्वल्स टू 306। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए और ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। कर दिया आपने इक्वेशन। ठीक है जी, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। यहाँ लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। ये देखिए क्वेश्चन, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in 3 years from now will be 360.
what we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज. ओके, हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है. तो प्रेजेंट एज तो हम फाइंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने आए हैं, क्योंकि इक्वेशंस को सॉल्व करना हम बाद में सीखेंगे. ठीक है जी. ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि इनकी एज कुछ मान लेते हैं. रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम. तो रोहन की एज को हम x मान लेते हैं. रोहन की माँ उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो मतलब उनकी एज हो जाएगी x + 26. ठीक है. सपोज़ अगर आपकी एज 16 है और आपकी माँ आपसे 30 ईयर्स बड़ी हैं, तो उनकी एज क्या होगी? 16 + 30 होगी, मतलब 46 ईयर्स होगी. इस तरह से एज फाइंड करते हैं. ओके, तो हम मान लेते हैं रोहन की एज को कुछ. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स. हमने रोहन की प्रेजेंट एज को x ईयर्स मान लिया है. तो रोहन की माँ की प्रेजेंट एज क्या होगी? प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मॉम, ये कितनी हो जाएगी? x + 26 हो जाएगी. x + 26 ईयर्स. ठीक है जी. ओके, रोहन की प्रेजेंट एज को आपने x मान लिया क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 ईयर्स ओल्डर हैं, सो इसलिए उनकी एज 26 उससे ज़्यादा हो जाएगी. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. इनकी एजेस का प्रोडक्ट, लेकिन अभी नहीं, 3 साल के बाद. 3 साल के बाद अगर इनकी एज को मल्टीप्लाई करेंगे तब 360 आएगा. तो चलिए पहले पता कर लेते हैं कि 3 साल के बाद दोनों की एज होगी क्या. तो 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद चलते हैं. तो 3 साल बाद रोहन की जो एज होगी वो अभी की एज से 3 साल बढ़ जाएगी. तो अभी एज है x, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x + 3 ईयर्स हो जाएगी. ऐसे ही एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की माँ की एज कितनी हो जाएगी? अभी जितनी एज है उसमें 3 ऐड हो जाएगा. तो अभी है x + 26, इसमें 3 ऐड कर दीजिए, ये एज हो जाएगी, मतलब x + 29 ईयर्स. ये एज होगी रोहन की माँ की 3 साल के बाद. अब आपको बोला गया है कि अगर इन एजेस को आप मल्टीप्लाई कर दो, जो आपने 3 साल के बाद की एज फाइंड की है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 360. तो 3 साल के बाद रोहन की एज है x + 3, और 3 साल के बाद रोहन की माँ की एज है x + 29, और क्वेश्चन ने बोला है कि इन एजेस का प्रोडक्ट 360 है. तो इससे बनेगी इक्वेशन. x को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x². x को 29 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 29x. 3 × x 3x. 3 × 29 87 = 360. ठीक है जी. इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे और हमें इक्वेशन मिल जाएगी. x² + 32x + 87 - 360 = 0. तो ये हो जाएगा x² + 32x, और 360 में से अगर आप 87 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो बचेगा 273 - 273 = 0. ये बन गई इक्वेशन. अब इस तरह की इक्वेशंस को हमें भी सॉल्व करना भी सीखना है, बट हम सॉल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में. एक और स्टेटमेंट है आपके सामने, इससे भी इक्वेशन बनाते हैं. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो चलिए स्पीड ऑफ ट्रेन को कुछ मान लेते हैं. Let the speed of the train be x km/h. ये जो इन्होंने बाद में ये बोला हुआ है कि वी नीड टू फाइंड दिस, तो जो ये बोलते हैं कि आपको फाइंड करना है उसी को आप अक्सर अज्यूम कर लेते हो. जैसे पिछली प्रॉब्लम में देखिए, उन्होंने बोला था हमें रोहन की एज फाइंड करनी, तो हमने इसको x मान लिया था. उससे पिछले में हमको बोला था कि इंटीजर्स फाइंड करने, तो हमने इंटीजर्स को कुछ मान लिया था. क्लियर. तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको ही कुछ अज्यूम कर लेते हैं. तो फिलहाल हमें स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की, तो हमने स्पीड ऑफ ट्रेन को x km/h मान लिया है. अब देखें, जो ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना है वो 480 है, और ट्रेन की स्पीड एक्चुअल में x km/h है. ठीक है जी. अगर ट्रेन की स्पीड ये है और ट्रेन को इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो ट्रेन को टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस जो गिवन है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, ये है 480 किलोमीटर. तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन
बाय ट्रेन। आपको पता है टाइम पर फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ता है। तो डिस्टेंस गिवन है 480 और टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है x, तो इसको इसके डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। और क्योंकि टाइम है सो इसका यूनिट r होगा, क्लियर। स्पीड ऑफ ट्रेन x थी, डिस्टेंस जो कवर करना था वो 480 था, तो हमने पता किया कि ट्रेन को टाइम लगेगा 480/x, इतना टाइम ट्रेन को लगता है। अब पढ़ते हैं आगे। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कम कर दिया जाए। अभी स्पीड x है तो न्यू स्पीड कितनी इन्होंने बोली है लेने को, इन्होंने बोला है कि न्यू स्पीड होनी चाहिए इस स्पीड से आप 8 कम कर दोगे, मतलब इतनी स्पीड अगर हो जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो टाइम 3 आवर्स ज़्यादा लग जाएगा। तो देन टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज, कितना टाइम लगेगा। अभी तो टाइम 480/x लग रहा था ना, तो आपको 480/x से 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, मतलब इतना टाइम लग जाएगा, क्लियर। लेकिन सोचिए अगर हमें किसी जगह जाना है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि हमें अगर दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाने में अगर आप स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा करोगे तो टाइम कम लगेगा। लेकिन स्पीड को चेंज करने से टाइम तो चेंज हो सकता है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, डिस्टेंस तो आपको उतना ही कवर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर स्पीड इन्होंने कम कर दी है तो टाइम ज़्यादा लग गया है, लेकिन डिस्टेंस तो 480 अब भी रहेगा ना। ओके, तो इसी स्टेटमेंट से हमको इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमें मालूम है कि अगर हम डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं तो हमें स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो डिस्टेंस तो अभी भी 480 होगा ना, लेकिन अभी जो स्पीड है वो है x - 8 और अभी जो टाइम लग रहा है ट्रेन को वो है 480/x + 3, क्लियर। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, हम इसी से बना लेते हैं इक्वेशन। तो चलिए इसी को सॉल्व करिए और आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड में जो दो ब्रैकेट्स गिवन है, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 480 इज इक्वल्स टू x ने 480/x को मल्टीप्लाई किया तो 480 बचा। कैसे, देखिए x अगर 480/x को मल्टीप्लाई करेगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। 480 × 1 480 हो जाएगा, अपॉन 1 है, डिनोमिनेटर का 1 आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर x को 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर -8 को 480 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3840/x। -8 को 3 से करेंगे तो -24 हो जाएगा, ठीक है जी। 480 इस तरफ 480 इस तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0 इज इक्वल्स टू 3x - 3840/x - 24। पूरे में आप एलसीएम ले लीजिए राइट साइड में x, तो x से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x² हो जाएगा, ये 3840 रहेगा, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे ये -24x हो जाएगा। अब इस x को आप भेज दीजिए लेफ़्ट साइड में, तो ये x जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा x × 0 0 बन जाएगा, क्लियर। मैं इसी स्टेप में भेज देता हूँ, x इस तरफ गया, x और 0 मल्टीप्लाई हुआ और ये क्या बन गया 0 बन गया, मतलब यहाँ से नीचे से x हट गया। तो 3x² - 3840 - 24x इज इक्वल्स टू, ये एक इक्वेशन है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप देखें इस इक्वेशन में हर टर्म 3 से डिविजिबल है, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दें, इसे 3 से डिवाइड कर दें और इसे 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है जी, ओके। अगर आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो और भी बेटर होगा। तो आप सबसे पहले क्या करें कि इस इक्वल और 0 को भेज दीजिए राइट साइड में, मतलब इज इक्वल्स टू 0 चाहे इस तरफ लिखें चाहे इस तरफ लिखें सेम बात होती है, तो आप इस तरफ लिख दीजिए। फिर इसमें x² को पहले लिखिए, 8x को उसके बाद लिखिए, -1 to 8 0 लिखिए। वेरिएबल को उनकी डिक्रीजिंग पावर के हिसाब से लिखा करिए। x⁻2 पहले लिखिए, x⁻1 वाला टर्म उसके बाद लिखिए, और कांस्टेंट टर्म जहाँ वेरिएबल है ही नहीं, मतलब x है ही नहीं, उसको आप लास्ट में लिखिए। तो ये थी इक्वेशन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।